हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में न्याय के 4 साल से जो हमारी रिलेटेड मैगजीन आई है जनसंपर्क विभाग की, उससे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं थी उसको मैंने एक पार्ट में पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम उसी की ही बची हुई योजनाएं जो हैं उसको देखने वाले हैं। और ये पार्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि इस पार्ट में जो जो योजना शामिल है इससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस ऐसे ही मैं आगे भी इससे रिलेटेड और भी जो जनसंपर्क विभाग की जितनी भी पत्रिका है उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए, आज सबसे पहले हम जो योजना पढ़ेंगे वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्यों लाई गई इसको आपको समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप इस योजना का जब समझेंगे कि योजना क्यों लाई गई तब आप समझेंगे कि योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले जब चुनाव हुए, आपको पता है 2018-19 में हमारा जो है चुनाव हुआ था राज्य सरकार का। तो उसमें कांग्रेस की सरकार जीत कर आई। तो कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले कुछ वादे किए थे, जैसे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करेंगे, ये उनका एक वादा था। तो जब कांग्रेस की सरकार जीत गई या कांग्रेस जीत गई, उसके बाद इन्होंने अपने सरकार का गठन किया। तो अपने उन वादों को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए, सबसे इन्होंने किसानों की आय में वृद्धि करने का एक तरीका निकाला। देखिए, सबसे पहले आपको पता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के में किसानों से धान की खरीद होती है, अन्य फसलों की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जाती है, एमएसपी के ऊपर। एमएसपी कौन जारी करता है आपको पता है? सीएसीपी, यानी जो आपका केंद्र स्तर में जो सीएसीपी होता है, कृषि मूल्य लागत जो विभाग होता है, उसके द्वारा, सीएसीपी के द्वारा आपका एमएसपी तय किया जाता है। फिर वो जाता है आपके आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास। आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति जो होती है उस एमएसपी को फाइनल करती है, और वो एमएसपी सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, और उन्हीं एमएसपी पर किसानों से फसलों की खरीदी होती है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, मेन रूप से यहां पर धान की फसल होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहां पर तय किया कि जो एमएसपी है उसके ऊपर, यानी एमएसपी जैसे मान लेते हैं 1940 रुपए प्रति क्विंटल उस समय के हिसाब से, तो 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी हो रही थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यह तय किया कि एमएसपी के ऊपर हम बोनस देंगे और किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। यानी 1940 या 1920 से ऊपर आप देख लीजिए, लगभग 500 से ज्यादा रुपए राज्य सरकार ने यह तय किया कि प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 रुपए से ज्यादा हम क्या करेंगे, बोनस देंगे। अब आपको पता है कि धान की खरीदी के मामले में आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि दो तरीके के पुल होते हैं, एक होता है केंद्रीय पुल और एक होता है राज्य पुल। ऐसा नहीं होता कि राज्य सरकार एमएसपी के ऊपर जब धान की खरीदी करती है तो राज्य सरकार से वो धान केंद्र सरकार भी खरीदती है, क्योंकि केंद्र सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उन चीजों को आपको न्यूनतम मूल्य में उपलब्ध करवाती है, उचित मूल्य की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार ने यहां पर राजनीतिक, आप बोल सकते हो, उसके मसले को देखते हुए क्या किया, छत्तीसगढ़ सरकार को यह बोला कि आप जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय हुआ है आप उतने में ही धान की खरीदी करोगे। आप जो बोनस देने की बात करो वो बोनस अगर आप दोगे तो हम आपसे जो केंद्रीय पुल का धान खरीदते हैं, यानी जो उचित मूल्य की दुकानों में आपको जो धान वितरण किया जा रहा है या खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, उसके लिए जो हम आपसे केंद्रीय पुल के धान खरीदते हैं हम नहीं खरीदेंगे अगर आप बोनस दोगे तो। तब छत्तीसगढ़ सरकार, यहां पर वो स्थिति आ गई छत्तीसगढ़ सरकार की कि अब उसको जो है एमएसपी पर ही धान की खरीदी करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो बोनस देते तो यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार वो धान खरीदती ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आप एमएसपी के ऊपर कुछ भी बोनस देंगे तो हम आपसे केंद्रीय पुल के धान को नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को क्या करना पड़ा, एमएसपी पर ही धान की खरीदी करनी पड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्योंकि चुनावी वादे किए थे और ये बोला था कि अगर हमारी सरकार आप बनाओगे
तो हम किसानों की आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन यहां पर तो बात वही होगी कि एमएसपी में ही धान की खरीदी हो रही, किसानों की आय में तो वृद्धि हो नहीं पा रही है। तो उस किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई योजना लागू की जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने वो जो धान का बोनस था वो वहां नहीं दिया, बल्कि एक नई योजना ले आई और उसके तहत बोनस को बांट दिया और किसानों से पहले क्या किया, धान को एमएसपी में ही खरीद लिया। और उसके बाद किसानों को यहां पर बोल दिया कि जो एक्स्ट्रा पैसे हम नई योजना लाकर आपके अकाउंट में डालेंगे। तो केंद्र सरकार की भी स्थिति प्रतिपूर्ति हो गई कि केंद्र सरकार ने बोला एमएसपी पे धान खरीदना है, तो उन्होंने एमएसपी में ही धान खरीदा। और एक जो राज्य सरकार ने बोला था कि हम किसानों की आय में वृद्धि करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक नई योजना बना दी और बोले कि हम अलग अलग किस्तों में किसानों के खातों में पैसे डालते रहेंगे। तो उसी के लिए किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया। और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब से प्रारंभ हुई, 21 मई 2020, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ही 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया। अब देखिए उसका मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये योजना क्यों लाई गई, उससे तो आप भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए कि इस योजना के कुछ अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण है कि ये योजना से क्या क्या लाभ होने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ किसान जो है लगभग, क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, यहाँ पर धान की फसल ही ज्यादा होती है और हर किसान धान की फसलों को ही अधिकतर उगा रहा था। तो जब आप खेत में एक ही टाइप की फसलें लेंगे तो खेत का जो फसल का उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है अगर एक ही टाइप की फसल लेंगे। तो इसलिए किसानों को यह बोला गया कि आप ऐसे किसान जो अपने खेत में धान की फसल लगाते हैं वो कुछ हिस्से में अगर धान की फसल लगाएं और कुछ हिस्से में कुछ अन्य फसल लगा ले, दलहन लगा ले, कोदो कुटकी लगा ले या कुछ अन्य फसल लगाएं। यानी फसल को एक साथ पूरी एक ही टाइप की फसल ना ले बल्कि अलग अलग फसल ले। अगर वो धान के साथ कोई और फसल भी लगा रहा है अपने खेत में तो उसको हम क्या करेंगे, 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देंगे। 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक्स्ट्रा, एमएसपी के ऊपर भी 9,000 रुपए प्रति एकड़ एक्स्ट्रा सहायता प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई किसान जो पहले धान की फसल लेता था अब वो धान की फसल ना लेकर वहां पे धान के बदले कोई और फसल लगा देता है, यानी उसने क्या किया, पहले हर पूरे खेत में धान की फसल लगाता था, अगर वो अपने खेत में आधा धान लगाए और आधे धान के बदले जो बचा हुआ भाग है वहां पर कोई अन्य फसल लगाता था, यानी दो फसल एक साथ लगा रहा था, तो उसको 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे थे। अब बोले जो किसान धान की फसल लेता है उस धान के बदले थोड़े भाग में, मैंने बताया ना पहले धान और आधे में कुछ और लगा तो 9,000 रुपए प्रति एकड़। अगर वो धान के बदले जो दो भाग हो गए, एक में धान हो गया एक में आधा अन्य फसल हो गया, तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ जो अन्य फसल था उसके लिए दे रहे थे। अगर कोई किसान अब जो धान का भाग है धान भी ना उगाए उसके बदले कोई और फसल उगा दे, कोदो कुटकी लगा दे, कोई तिलहन फसल लगा दे, कोई दलहन फसल लगा दे, तो उसको हम 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देंगे। तो यहां पर सीधा सीधा क्या बोला गया कि अगर कोई किसान जो धान की फसल ही लगाता था अगर वो धान के फसल के साथ कोई अन्य फसल भी लगाए तो उसको 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देंगे, और जो धान के बदले कोई और फसल लगा दे उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता देंगे। साथ ही साथ अगर कोई किसान धान के बदले वहां पर वृक्षारोपण कर दे, वृक्षारोपण का काम कर दे, तो 10,000 रुपए 3 साल तक देंगे। 10,000 रुपए सहायता राशि 3 साल तक देंगे, जिसको मैंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में भी आपको बताया था। कृषि विभाग के अंतर्गत 10,000 रुपए दिया जाता है 3 साल तक। तो अब देखें यहां पर क्या हुआ, एक तो फसलों की विविधता आ गई, जो पहले केवल धान की फसल लेते थे अब विविधता आएगी, यानी वो धान के साथ कोई अन्य फसल लेंगे या धान के बदले कोई अन्य फसल लेंगे, तो फसलों की विविधता आ गई। तो जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि एक ही टाइप की फसल लगाने से भूमि की उर्वरता शक्ति कम होती है और
उसकी उत्पादकता भी कम होगी, क्योंकि उर्वरा शक्ति कम है, उपजाऊ कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। तो अगर फसलों को बदल बदल कर लगाएंगे तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा, भूमि की उर्वरता शक्ति भी कायम रहेगी। तो ये इस योजना का एक फायदा हो गया। सेकंड, अगर किसान, क्योंकि अपनी फसल बदल बदल के लगा रहे तो उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो सीधी बात है, जो वादा था छत्तीसगढ़ सरकार का कि किसानों की आय बढ़ाएंगे, तो इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, फसलों में विविधता भी आ गई, फसलों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ने लगी। अब जो हम धान तो हमारे छत्तीसगढ़ में भरपूर है, धान की फसल के लिए हम दूसरों पर निर्भर नहीं है या दूसरे राज्यों में निर्भर नहीं है, लेकिन दलहन तिलहन ये सब फसलों के लिए तो अधिकतर हम दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट है। सब्जी की फसल, उद्यानिकी की फसल, उसके लिए हम दूसरे राज्यों में डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर किसान अपने फसल बदल बदल कर लगाएगा, दलहन लगाएगा, तिलहन लगाएगा या उद्यानिकी फसल लगाएगा, तो उसके लिए जो हम दूसरे राज्य पर डिपेंडेंट थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो फसलें भी उत्पादित होने लगेगी। तो जो दूसरे राज्यों में हम डिपेंडेंट थे, हम अपना पैसा दूसरे राज्यों में खरीदी के लिए भेजते थे, सामान खरीदकर हम यहाँ पे लाते थे, यहाँ पर बेचते थे, उसमें भी कमी आएगी। तो ये कुछ इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ये कुछ लाभ हो गए। ठीक है, तो यही सब चीजें लाभ यहां पर बताई गई है। अब देखिए यहां पर और क्या होगा, जो किसान, जैसे कोई बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी भूमि में किसानों को कृषि के लिए रखते हैं, मजदूरी पर रखते हैं। अगर अब किसानों को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो जो मजदूरी में पैसा जाता था उनका, कि जो मजदूरी देते थे, अब वो खेत के मालिक को क्या मिलेगा, डायरेक्ट किसानों गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। तो जो जो पैसा वो मजदूरी में अपने हिस्से से देता था, अब गवर्नमेंट उसको उतना पैसा तो दे ही रही है, तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गवर्नमेंट जो दे रही है वो उससे क्या करेगा, मजदूरी भी दे देगा किसानों, जो कृषि मजदूर रहेंगे। तो जो मालिक है भूमि का उसकी क्या होगी, आय, जो पहले उसकी आय के हिस्से में से ही वो अपने जो वहां पर कृषि मजदूर काम कर रहे हैं उनको पैसा देता था, अब राज्य सरकार जब उनको एक्स्ट्रा पैसा दे रही है तो वो उन्हीं पैसों से क्या कर देगा, उन कृषि मजदूरों को पैसा बांट देगा। तो जो भूमि का मालिक है उसकी आय तो वहां पर क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी इस योजना का एक फायदा होगा। तो ये सब चीजें उद्देश्य जो है यहां पर बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया। अब पात्र कौन होंगे, जो भूमि का स्वामी होगा, जो कृषक भूमि का स्वामी है वो इसके लिए पात्र होंगे। अगर कोई अपनी जमीन किसानों को किराए में देता है तो वो व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा। अगर कोई अपनी जमीन किसानों को किराए में देता है वहां पर कृषि करने के लिए, तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। वही चीज बताए गए, रेगहा बटाईदार पट्टाधारी कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। पटाईदार क्या होता है, जो किसानों को क्या करता है, कृषि मजदूरों को अपनी जमीन किराए में दे देता है कि आप यहां पर कृषि करो और उसके बाद जो आपका पैसा आएगा आधा आधा हम दोनों बांट लेंगे। ऐसे वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। अब देखिए लाभ क्या है यहां पर, योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर या गन्ना, यानी एक जगह धान लगा रहे हैं और खेत के दूसरे हिस्से में क्या कर रहे हैं, धान के बदले मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर या गन्ना उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। अगर वो धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता ये सब लगाते हैं तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको सहायता मिलेगी। अगर वो अब अपने खेत में केवल वृक्षारोपण करते हैं तो 10,000 रुपए, आपको पता ही है 3 वर्षों तक कृषि विभाग सहायता देता है। तो याद रखिएगा, अगर वो खेत में धान के साथ कोई अन्य फसल, दूसरी फसल लगाते हैं तो 9,000 रुपए प्रति एकड़। अगर वो धान के बदले कोई अन्य फसल लगा रहे हैं, जो यहां पर लिखा है 10,000 रुपए प्रति एकड़, वृक्षारोपण करते हैं तो 10,000 रुपए की सहायता 3 साल तक मिलेगी। यही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और मैं ये समझता हूं कि अब आपको इस योजना के अंतर्गत कोई डाउट नहीं होगा, सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। 21 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड महत्वपूर्ण योजना, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, अब देखिए गोधन न्याय योजना कब से चालू हुई है, 20 जुलाई 2020। हरेली के दिन में ये योजना चालू हुई थी 20 जुलाई
2020 को। अब देखिए गोधन न्याय योजना क्या है, सीधी सी बात है, ये पशुपालकों की आय में वृद्धि करने की योजना है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, गोबर खरीदी की जा रही है। जो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों से जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। तो जैविक खाद का निर्माण होगा तो इसके लिए क्या किया गया, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों का निर्माण किया गया है जहां पशुओं को रखा जाता है। अब वहां पे जो गौठान निर्माण हुए हैं वहां पर जो गोबर होंगे या जो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको स्व सहायता समूहों को बेचा जाता है, और वो स्व सहायता समूह क्या करते हैं, जो उन गोबर प्राप्त उससे जैविक खाद बनाते हैं, तो उनकी भी आय में वृद्धि हो रही है। डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ गोबर हो गए उन गवर्नमेंट क्या कर रही, गोबर की खरीदी कर रही इस योजना के अंतर्गत। तो पशुपालक जो हैं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गोधन न्याय योजना लाई गई है। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई है। अब देखिए पशु क्या होते थे, ऐसे खुले में विचरण करते थे। अब जो खुले में विचरण करते थे तो वो फसलों को जाकर खाते थे जिससे फसलों का नुकसान होता था। इसके लिए गौठान निर्माण किया गया कि जो आवारा रूप से पालतू जो पशु घूमते रहते हैं सड़क में, वो सड़क में ना घूमे बल्कि उनके लिए गौठान बना दिए गए। उन पशुओं को गौठान में रखा जा रहा है और गौठान में जो पशु हैं वो जो भी अपशिष्ट हैं उनके उनको स्व सहायता समूह को बेच दिया जा रहा है। और जो पालतू पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस जो पाले हुए हैं उनके गोबर को गवर्नमेंट खरीद ले रही है। तो पशुपालकों की आय में वृद्धि हो रहा है। जो गौठानों में गवर्नमेंट के द्वारा पशुओं को रखा जा रहा है उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्व सहायता समूह को उनके अपशिष्टों को बेच रही है जिससे वो जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब निर्माण कर रहे हैं। तो यही है गोधन न्याय योजना, जिसके अंतर्गत पशुपालकों की आय में वृद्धि करना। और सीधी सी बात है, अगर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे अपनी फसलों के लिए तो हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ने लगेगी। तो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए भी गोधन न्याय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिलने वाले लाभ क्या है। तो आपको पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से क्या कर रही है, गोबर खरीदी कर रही है। 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि जो है गौमूत्र भी खरीदी हो रहा है, ये सब भी आपने देखा है। तो 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी हो रही है। इसके अलावा देखिए वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का मतलब एक प्रकार का आप बोल लीजिए केचुए को छोड़ा जाता है, अंदर जो अपशिष्ट रहते हैं उसमें केचुए को छोड़ा जाता है और केचुए के अपशिष्ट से भी आपकी खाद का निर्माण होता है। तो वो जो है न्यूनतम 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट की भी यहां पर खरीदी कर रही है गवर्नमेंट। सुपर कंपोस्ट, ये सब कंपोस्ट के टाइप होते हैं। सुपर कंपोस्ट जो गड्ढे के अंदर अपशिष्ट को डाल के बनाया जाता है, इससे आपकी बायोगैस भी बन सकती है, आपका खाद भी बन सकता है। तो सुपर कंपोस्ट 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी खरीदी हो रही है। सुपर कंपोस्ट प्लस न्यूनतम 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये भी आपका देख लीजिए। वर्मी कंपोस्ट न्यूनतम 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। सुपर कंपोस्ट 6 रुपए प्रति किलोग्राम, सुपर कंपोस्ट प्लस 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो स्व सहायता समूह बना रहे हैं आपके जैविक खाद या कंपोस्ट से, उनको खरीद रही है और कृषकों को इतने मूल्य में उपलब्ध करवाती है। ठीक है, कृषकों को इतने मूल्य में उपलब्ध कराती है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो जैविक खाद आपका बेचा जा रहा है, जो जैविक खाद आपका बेचा जा रहा है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैविक खाद के लिए क्या करते हैं, स्व सहायता समूह गौठानों से आपके जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो क्रय करते हैं। तो जो भी उस जैविक खाद को बेचने से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 15% आपके कौन रखेंगे, गौठानों को मिलेगा, और बाकी जो 85% है वो कौन रखेगा, किस आपका स्व सहायता समूह रखेगा। यानी जो आपका जैविक खाद का निर्माण जो स्व सहायता समूह कर रहा है, जब उस जैविक खाद को बेचेंगे तो जैविक खाद का जो हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा बेचने के बाद, 15% गौठानों के निर्माण में जाएगा और 85% वो स्व सहायता समूह रखेगा। ये है आपका गोधन न्याय योजना। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा योजना। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना 5 अगस्त 2020 को ये योजना प्रारंभ हुई है और इस योजना से लगभग 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार
जुड़े हुए हैं। तो 5 अगस्त 2020 को इस योजना का शुरुआत हुआ और लगभग हमने कितना बताया, 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार इससे जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार हैं, अगर उसके मुखिया की मृत्यु हो जा रही है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, अगर उसके मुखिया की मृत्यु हो जा रही है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से उसके उत्तराधिकारी को, उसके परिवार को जो सहायता राशि दी जा रही है, वही यहां पर इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए यहां पर क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, अगर उसके मुखिया 50 वर्ष की आयु से कम के हैं, यानी जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार थे, अगर उसकी मुखिया की आयु 50 वर्ष से कम थी और उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सहायता राशि उसको दी जाएगी। तो वो देखते हैं कि तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष से अधिक ना हो, यानी जिसकी मृत्यु हो रही है वो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया है और उसकी आयु 50 वर्ष से कम की है। अगर उसकी मृत्यु हो रही है, अगर वो सामान्य मृत्यु हो रही है, यानी आकस्मिक रूप से बीमारी से या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। कितनी? 2 लाख की, अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो रही है सामान्य रूप से। लेकिन अगर कोई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो रही है, दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसको दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा कहने का मतलब 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु में और 2 लाख एक्स्ट्रा जो उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो रही उसमें। तो अगर कोई दुर्घटना से मृत्यु हो रही है और वो मुखिया परिवार, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया है, तो दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए राशि टोटल दी जाती है। 4 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख और दुर्घटना से मृत्यु होने पर अतिरिक्त 2 लाख मिलता है, यानी 4 लाख रुपए मिलता है। अब देखिए कि अगर वो व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट होता है, किसी कारण से वो विकलांग हो जा रहा है, ठीक है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया है वो विकलांग हो जा रहा है, तो यहां पर देखिए दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए, अगर वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जा रहा है या उसके दोनों हाथ काम करना बंद कर दे, दोनों आंखें काम करना बंद कर दे, उसको पूर्ण रूप से विकलांग बोलते हैं। दोनों पैर काम करना बंद कर दे तो इसको बोलते हैं पूर्ण विकलांगता। तो दुर्घटना हो रही है, उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन वो पूर्ण विकलांग हो जा रहा है, तो 2 लाख रुपए उसको पैसा मिलेगा, सहायता राशि। अगर वो आंशिक विकलांग हो रहा है, आंशिक विकलांग यानी एक हाथ चला गया, एक आंख काम नहीं करी, एक पैर काम नहीं कर रहा, तो इसको आंशिक विकलांगता बोलते हैं। आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है। यानी अगर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया है, अगर उसकी आकस्मिक रूप से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए, याद रखिएगा उसकी आयु 50 वर्ष से कम की होनी चाहिए, तो 2 लाख। दुर्घटना से मृत्यु में 4 लाख, दुर्घटना से पूर्ण विकलांग होने पर 2 लाख, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख। ये चीजें याद रखिएगा। अब देखते हैं हम, अगर जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया, अगर उसकी आयु 50 से 59 आयु वर्ष की है, यानी अगर उसकी आयु 50 से 59 ईयर के बीच की है, तब अगर सामान्य मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को कितना रुपए मिलेगा? 30,000 रुपए। सामान्य मृत्यु होने पर 30,000, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000, पूर्ण विकलांग की स्थिति में 75,000 और आंशिक विकलांग की स्थिति में 37,500। तो याद रखिएगा 30,000 सामान्य मृत्यु में, 75,000 दुर्घटना से मृत्यु में, 75,000 पूर्ण विकलांग में और 37,500 आंशिक विकलांग में। ये कब? जब तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के जो मुखिया है उसकी आयु 50 से 59 के मध्य की हो, 50 से 59 वर्ष के मध्य की हो। पहले हमने जो पढ़ा 50 से कम वाले थे, अभी जो पढ़ा है 50 से 59 वर्ष की आयु वाले। योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर शाकंभरी योजना। देखिए शाकंभरी योजना, 2 उद्देश्य के लिए शाकंभरी योजना चलाई जा रही है, कृषि विभाग से रिलेटेड योजना है। देखिए शाकंभरी योजना, पहला चीज
आपके कुओं के निर्माण के लिए, कुओं के निर्माण के लिए, कुओं के निर्माण के लिए शाकंभरी योजना चल रही है। अब देखिए कुओं का निर्माण हो गया तो कुओं से पानी निकालने के लिए पंप की आवश्यकता होगी, तो सिंचाई पंप के लिए भी ये योजना चल रही है। यानी इस योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण किया जा रहा है, तो कुओं का निर्माण करने के लिए यहां पर अनुदान दिया जाएगा। और अब जो पंप, सिंचाई पंप पानी खींचेगा, उसके लिए यहां पर अनुदान दिया जाएगा, उस सिंचाई पंप को खरीदने के लिए, यानी कृषि पंप को खरीदने के लिए। तो यहां पर देख लेते हैं, देखिए सिंचाई संसाधनों का विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। पात्र कौन है? केवल लघु व सीमांत किसान। लघु व सीमांत किसान इसके लिए प्राप्त है, यानी जो आपके सीमांत किसान किसको बोलते हैं? ऐसे किसान जिनके पास आपके, जो आपने पढ़ा ही है, 1 एकड़ से कम भूमि हो, ये हेक्टेयर वाला आपने सब चीजें वो देखी हुई है, जिसको मैंने आपको कृषि विभाग का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहा था, तब भी मैंने इसको बताया हुआ आपको। ठीक है, ये सब चीजें, तो लघु व सीमांत किसान इसके लिए पात्र हैं। चलिए आगे देखते हैं, लाभ देखते हैं, लाभ देखते हैं कि इसमें लाभ क्या है, तो देख लेते हैं। कूप निर्माण हेतु अधिकतम इकाई लागत 34,200 रुपए अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो अनुदान देय होगा। अगर मान लेते हैं कि जो कुएं का निर्माण किया जा रहा है, देखिए कुएं का निर्माण के लिए रेट अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है जमीन के ऊपर कि वहां पर जो जमीन के नीचे चट्टाने हैं वो कितनी मजबूत है। अगर वो मजबूत कम है तो कुएं निर्माण सस्ते में होगा, लेकिन अगर वो चट्टाने मजबूत है एकदम, तो वहां पर कुएं के निर्माण करने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो पथरीली जमीन, चट्टानी जमीन, वो सब देखकर कुएं का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए कि कुएं का निर्माण जो है उसको 70,000 रुपए में हो रहा है, कुएं के निर्माण की लागत 70,000 रुपए, तो 70,000 का अगर मैं 50% देखूं तो वो 35,000 आता है। 70,000 का आपका यहां पर देखूं तो ये 35,000 रुपए 50% आता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कूप निर्माण हेतु अधिकतम इकाई लागत का 34,200 रुपए अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो, तो 35,000 कम है कि 34,200 कम है? 34,200 कम है, तो गवर्नमेंट कितना देगी? 34,200 रुपए देगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कुएं का निर्माण 30,000 रुपए में हो रहा है, कुएं का निर्माण 30,000 रुपए में हो रहा है, तो 30,000 का 50% कितना होता है? 15,000। तो 15,000 कम है कि 34,200 रुपए कम है? 15,000 कम है, तो गवर्नमेंट कितना देगी? 15,000 रुपए देगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अनुदान देती है। और कृषि पंप के लिए, कृषि पंप के लिए गवर्नमेंट 16,875 रुपए या वास्तविक लागत का 75% जो भी कम आएगा गवर्नमेंट उसको उतना देगी। यानी या तो गवर्नमेंट 75% पैसा देगी, अगर 75% की राशि 16,875 रुपए से ज्यादा आती है तो 16,875 रुपए गवर्नमेंट देगी। अगर 16,875 से कम आती है 75% की राशि, तो जितना आया होगा उतना गवर्नमेंट देगी। तो ये है 16,875 रुपए का अनुदान या वास्तविक लागत का 75%। ये कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो ये याद रखिएगा, कृषि पंप के लिए 75% या 16,875 रुपए जो भी कम हो वो दिया जाता है। चलिए, यही है शाकंभरी योजना। आगे देखते हैं, अब देखते हैं किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना, तो देखिए यहां पर क्या है, किसान समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश में उपलब्ध भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल संघनता में वृद्धि करना। यानी अब देखिए हर जगह तो आपके तालाब नहीं है, हर जगह तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोगों को नलकूप बनाने के लिए, या आप बोल सकते बोर, जो आप नॉर्मल बोरिंग लगाते हैं बोर, तो वैसे क्या करेंगे, एक पाइप के माध्यम से गड्ढे में पाइप, मतलब वो गड्ढे के अंदर चट्टानों को खोदते हुए पाइप डाला जाएगा और जो नीचे भूजल स्थित है उस भूजल को पंप लगाकर खींचा जाएगा और उससे कृषि की जाएगी। तो इसको बोलते हैं नलकूप। तो नलकूपों के निर्माण के लिए, ताकि सिंचाई सुविधा सभी जगह उपलब्ध हो पाए, तो नलकूपों के लिए निर्माण करवाने के लिए, नलकूप लगवाने के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है? इस योजना के अंतर्गत अनुदान देती है। यही है आपका किसान समृद्धि योजना। तो अगर देखिए अब सिंचाई, फसलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी तो सीधी सी बात है उत्पादन बढ़ेगा, फसलों की सघनता बढ़ेगी। सभी श्रेणी के किसान, यानी लघु हो, सीमांत हो, वृहद हो, मध्यम हो, सभी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। तो देखिए यहां पर
नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु SC ST वर्ग के किसानों को अधिकतम 43,000 रुपए एवं OBC वर्ग के किसानों को 35,000 रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपए अनुदान देय होगा। यानी यहां पर अनुदान की राशि उसके जाति के हिसाब से SC ST OBC और जनरल में बटा हुआ है। अगर SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के किसान हैं तो 43,000 रुपए नलकूप के लिए मिलेगा, OBC कैटेगरी के हैं तो 35,000 रुपए मिलेगा और सामान्य वर्ग के किसान हैं तो 25,000 रुपए मिलेगा। तो यही है किसान समृद्धि योजना जो कि नलकूप से संबंधित है, जबकि शाकंभरी योजना कुएं से रिलेटेड है, जबकि किसान समृद्धि योजना नलकूप से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मोर बिजली ऐप। मोर बिजली ऐप आपको पता है कि ये आपका 6 अक्टूबर 2020 को ये ऐप प्रारंभ किया गया आपका CSEB के द्वारा 6 अक्टूबर 1920 को। तो मोर बिजली ऐप आपको पता है कि घर बैठे आपको विद्युत विभाग की जितने भी कार्य होते हैं वो घर बैठे हो जाए, उसके लिए मोर बिजली ऐप लाया गया। जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए आपको बिजली बिल पटाना है, मोर बिजली ऐप से आप जाकर पटा सकते हैं। अगर आपके घर में लाइट गोल हो जा रही है, कुछ आपको मीटर लगवाना है, या आपको किसी कारणवश आपके ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत आ रही जिससे आपके घर की ही लाइट गोल हुई है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे घर की लाइट नहीं आई। तो इस चीज के लिए मोर बिजली ऐप लाया गया कि विद्युत विभाग के जितने भी कार्य होते हैं वो आप घर बैठे करवा पाए, इसके लिए मोर बिजली ऐप लाया गया 6 अक्टूबर 2020 को। याद रखिएगा 6 अक्टूबर 2020 से मोर बिजली ऐप चल रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहां पर भागीरथी नल जल योजना। भागीरथी नल जल योजना, अब देखिए क्या है, हमारे यहाँ कई सारे नगरीय निकाय हैं। उन नगरीय निकायों में भी आप देखे होंगे कई सारी गरीब बस्ती होती हैं, ठीक है। तो वो बस्ती के लोगों में क्या होता है, पानी अगर वो शुद्ध नहीं पीते तो वो बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि खराब पानी पिएंगे। क्योंकि बस्ती के आसपास जो बस्ती के लोग रहते हैं, अगर वहां पे पानी की सुविधा नहीं हो पाती तो वो कभी तालाबों से पानी लाकर पी रहे हैं, किसी भी पानी पी रहे हैं, तो अशुद्ध पानी पीने से उनका क्या हो रहा था, स्वास्थ्य खराब हो रहा था। तो इसी के लिए भागीरथी नल जल योजना लाई गई। और भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत जो नगरीय निकाय के आसपास जो गंदी बस्तियां रहती हैं, उन बस्तियों में क्या किया जा रहा है, नल कनेक्शन घर में दिए जा रहे हैं, ताकि उन नल कनेक्शन से वो उनको शुद्ध पानी सप्लाई हो और वो बीमार ना पड़े। इसके लिए भागीरथी नल जल योजना लाई गई है। और भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत 5 लाख परिवार नगरीय क्षेत्र की तंग बस्तियों में निवासरत है, उनको फायदा मिलेगा। और इसके तहत जो उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही तो भी नहीं होगी और इनको निःशुल्क पानी दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर 3,000 रुपए एक कनेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है, अनुदान दे रही है। कि तीन अनुदान क्या, पूरा एक नल कनेक्शन के लिए 3,000 रुपए की राशि प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, ताकि उनके तंग बस्तियों में भी नल का कनेक्शन हो जाए। तो प्रति नल कनेक्शन एक आवास के हिसाब से 3,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, मतलब उनको निःशुल्क पानी सप्लाई किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब आपको पता ही है, जो हमारे यहाँ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम होते हैं, MSME, आपको पता है MSME, ठीक है, मीडियम स्मॉल जो आपके इंटरप्राइजेस होते हैं, सूक्ष्म लघु आपके जो उद्यम होते हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम को स्टार्ट करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक। कई लोग जो रहते हैं वो उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी होती है, तो उनके सूक्ष्म लघु उद्यम चालू करने के लिए, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मिनी जो आपके इंटरप्राइजेस होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए आप गवर्नमेंट के माध्यम से बैंकों से आपको ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसी के लिए ये आपकी मुद्रा योजना स्टार्ट की गई है। तो मुद्रा योजना जो है ये भारत सरकार की योजना है और बैंकों के माध्यम से इसमें सूक्ष्म लघु और जो आपके उद्यम रहते हैं उनके लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए या आपके व्यापार पहले से स्थापित है उसको बढ़ाने के लिए ये बैंकों के माध्यम से लोन दिया जाता है। तो 3 तरीके की इसमें श्रेणी होती है, याद रखना है, पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। तो 3 श्रेणियों में मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। पहला शिशु ऋण, शिशु ऋण 50,000 रुपए तक का ऋण। अगर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए तक का ऋण लेना है तो उसको शिशु ऋण कहते हैं। तो 50,000 रुपए तक के ऋण को शिशु ऋण। किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण।
अगर वो ऋण की राशि 50,000 से 5 लाख के बीच है तो उसको किशोर ऋण बोलते हैं। और तरुण ऋण 5 लाख रुपए से अधिक व 10 लाख रुपए तक का ऋण, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक का ऋण। तो आप ये बोल सकते हो कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। क्लियर है? तो ये है आपका मुद्रा योजना, जिसमें आपके जो छोटे उद्यम रहते हैं उसको स्थापित करने के लिए, या पहले से वो अगर वो उद्यम स्थापित है तो उसका विकास करने के लिए, उसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपका यहाँ पर ये मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 श्रेणी में ऋण मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है बीपीएल छात्रवृत्ति योजना। बीपीएल छात्रवृत्ति योजना, अब देख लेते हैं बीपीएल छात्रवृत्ति योजना क्या है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी जो बीपीएल परिवार हैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए उन बच्चों को क्या मिलता है? बीपीएल छात्रवृत्ति मिलती है। किनको? स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत बीपीएल विद्यार्थियों को। स्नातक यानी आपके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो उनको बीपीएल छात्रवृत्ति दी जाती है। तो देखिए, स्नातक स्तर के छात्रों को 300 रुपए प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, 3,000 रुपए की। और जो पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऐसे छात्रों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 10 माह के लिए 5,000 रुपए प्रति छात्र छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी आप बोल सकते हो 3,000 रुपए स्नातक वालों को, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 5,000 रुपए, स्नातकोत्तर वालों को 5,000 रुपए दिया जाता है वार्षिक रूप से। तो 3,000 रुपए ग्रेजुएशन वालों को और 5,000 रुपए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पर गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है बीपीएल छात्रवृत्ति के रूप में। तो इतनी ही योजनाएं इंपॉर्टेंट थी जिसको हमने कवर कर लिया है 2 पार्ट में। पिछले पार्ट में भी हमने कवर किया था और आज के पार्ट में भी हमने जो बची हुई योजनाएं थी उसको कवर कर लिया है। और भी कई सारी योजनाएं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो पुरानी योजनाएं जो चली आ रही है वो आपके लिए पेपर में उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बेहद कम है। जहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं उसको मैंने कवर करा दिया है। और जो भी मेरे को भविष्य में भी अगर लगेगा कि कुछ चीजें जो कवर करानी चाहिए, कुछ भी चीजें अगर नहीं आ रही है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो इन चीजों को थोड़े से अच्छे से पढ़िएगा। और भी जो जनसंपर्क विभाग की जितनी भी पत्रिकाएं अभी वर्तमान में आ रही हैं उनको भी हम करंट बेसिस में देख लेंगे, ताकि पेपर में अगर वहां से भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।